संविधान संशोधन बिल पर लगातार चर्चा जारी है। लोकसभा में 4 बजे वोटिंग होनी है, उससे पहले लगातार इस पर बहस जारी है। इस वक्त कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। मैडम, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी टू इंक्रीज सीट्स और अंडरटेक डिलिमिटेशन टू इंप्लीमेंट वुमेन रिजर्वेशन। जरूरत नहीं है। द बिल एम्पावर्स वुमेन इन टेक्स्ट बट एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव इन स्ट्रक्चर। Madam, what we say, we support the bill we will support the bill of the woman reservation, but not with the delimitation. Reject the attempt to bundle delimitation with representation reforms. Madam, another important question, constitutional question. Question is, you have punched up, including Article 51 of amendment. You have punched up everything. What are the punched up? What are the, Madam, just important constitutional question. Minister, I will want to point it out to the ministers. You have punched up, you are amending Article 51 along with this bill. For passing the bills, you need 2/3. You don't have. And for Article 51, you have to go to the hub of the states. How can you do it? This is a political gimmick, nothing more than. You don't have any intention to make reservation for the women. माननीय सदस्य श्री लाभू नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी। माननीय सदस्य श्री पूरा लाभू ड्रामा चल रहा है। Thank you, madam. Thank you, ma'am, for allowing me to speak on this important amendments. Ma'am, I represent Telugu Desam Party. On behalf of Telugu Desam Party, I'm standing here. A party which is a regional party from Andhra Pradesh, which has substantial amount of members in this house as well as in Rajya Sabha. On behalf of Telugu Desam Party, I stand here in support of both women reservation. On behalf of Telugu Desam Party, I stand in support of delimitation also. And as just Mahuaji has posed, a lot of people are posing a lot of questions to us. Of course, this is democracy. A lot of people will pose and we have to answer. As a regional party, that too coming from South. तो आज विपक्ष सरकार का साथ देगा और यह बिल पास होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार को चाहिए, 360 का आंकड़ा चाहिए और सरकार के पास कुल 292 वोट इस वक्त हैं। इस बीच क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको बताती हूं। अखिलेश यादव जो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो इस परिसीमन के खिलाफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ उनकी पार्टी नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी आड़ में डिलिमिटेशन की तैयारी जो कर रही है वो नहीं करनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे? तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं? आप आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहां खड़े उतरे? तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है।
तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। अखिलेश यादव की ही तरह समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध किया। एसपी सांसद का कहना है कि बीजेपी डिलिमिटेशन को अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पार्टी का स्टैंड यही है कि जो संशोधन चाह रहे हैं संविधान में, इसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट से सर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि महिलाएं आए सदन में बैठे, लेकिन जो ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और, तो यहाँ सरकार उसी अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि वो जो दिखा रही है लेकिन वास्तविकता में वो चाहती है कि डिलिमिटेशन का सहारा लेकर, और सेंसस वो भी 20 साल पुराने को लेकर वो डिलिमिटेशन कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद एक ही मांग कर रहे हैं। इमरान मसूद ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़े जाने पर सवाल किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से ही महिला आरक्षण के साथ है। रंग नहीं दे रहे हैं, आपको हर चीज को इवेंट बनाने की आदत है। 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। आपको वुमेन रिजर्वेशन अगर देना था तो आपने शर्त क्यों लगाई थी कि नए सेंसस पर होगा, जो सही भी है, तो आप नए सेंसस पे दीजिए ना। आप पुराने सेंसस कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये आप तय करेंगे। आप वुमेन रिजर्वेशन को और डिलिमिटेशन को दोनों बिल को एक साथ बात करेंगे, दोनों का अलग अलग मतलब है। वुमेन रिजर्वेशन पर हम पहले दिन से साथ हैं और आज भी साथ हैं और कल भी साथ हैं। और अगर आप इतना ही ज्यादा उताव लें तो इन 543 में दे दीजिए। इन 543 आपको ही लगता है ना कि बहुत सारे लोगों की सीटें चली जाएंगी, ठीक है हम अपनी सीट खो देंगे, तो आप दीजिए ना 543 में। तो लेकिन आपको देना नहीं है, हर चीज को इवेंट बनाना है। तो पूरा विपक्ष डिलिमिटेशन को लेकर सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। तो लगातार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन जरूरी क्यों है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डिलिमिटेशन को लेकर दावा किया है कि 2023 का विमेंस रिजर्वेशन एक्ट आबादी के आधार पर है, जबकि मौजूदा बिल में प्रोपोर्शन के हिसाब से डिलिमिटेशन का प्रावधान है। यानी मौजूदा बिल के हिसाब से साउथ इंडिया की कुछ सीटें बढ़ेंगी, जबकि 2023 के एक्ट से दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें और घट जाएंगी। बिल तो वो पास है ना, 2023 का बिल है जिसको कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने, सबने पास किया है, सभी विपक्षी दल ने पास किया, वो तो पास बिल है। 2/3 बहुमत, 2/3 सीटें जो है उसमें आरक्षित होंगी। कल प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि 543 में ही आप कर लीजिए। तो वो एक्ट कहता है कि पॉपुलेशन के आधार पर अभी जो बिल है वो कह रहा है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से करेंगे, और जिसमें साउथ इंडिया की कुछ सीटें बढ़ेंगी, जो कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। लेकिन वो जो एक्ट हमने पास किया, जो संविधान कहता है, एक्ट मतलब हमने पास किया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसके ऊपर की 525 से 550 सीटें हुई थी 1973-74 में, उसके हिसाब से क्या होने वाला है, डिलिमिटेशन तो होगा ही होगा, वो तो सिंपल मेजोरिटी से होगा। उत्तर प्रदेश को 87 सीट मिलेगी और तमिलनाडु की सीट हो जाएगी केवल 29। आज जो 39 सीट है वो केवल हो जाएगी 29, और राजस्थान की सीट जो 25 है वो हो जाएगी 32, और केरल की सीट जो 19 है वो हो जाएगी 14। अब ये तय करना है इनको कि साउथ इंडिया के साथ कांग्रेस को अन्याय करना है कि हमारे बिल को पास करना। अब सारा चीज उनके माथे पर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं पवन खेड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज लगाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट के आरोप लगाए थे और तभी से पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। असम पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तभी से लगातार पवन खेड़ा अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। राहत नहीं बल्कि नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बताइए कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी क्यों जताई?
देखिए प्राची, आज अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनको मंगलवार तक की जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी गुवाहाटी के अंदर जो कोर्ट है वो बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जा सकते थे। कल आपने ये एप्लीकेशन यहां पर लगाई, आप चाहते तो कल गुवाहाटी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती थी। इसके अलावा जो तेलंगाना हाई कोर्ट से जो उनको अग्रिम जमानत मिली थी, जो प्रोटेक्शन मिला था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर गलत दस्तावेज लगाए गए। और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि जो हैदराबाद का जो रेजिडेंस दिखाया गया वो गलत था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि जो पवन खेड़ा की पत्नी है वो तेलंगाना से विधायक की उम्मीदवार है और उन्हीं के एड्रेस पर ये सारे दस्तावेज तेलंगाना हाईकोर्ट में लगाए गए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई, इसलिए पवन खेड़ा को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी टिप्पणियां जो उनके पते के ऊपर जो उन्होंने हैदराबाद का एड्रेस दिया था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उससे इसका जो वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो केस करेंगे उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कह रहे थे कि 100 लोगों को 100 पुलिस वाले जो है वो निजामुद्दीन में पवन खेड़ा के घर पर पहुंचे थे। क्या वो कोई क्रिमिनल है, क्या वो कोई आतंकवादी है? और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उनको मंगलवार तक दिया जाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को लगा है। तो निश्चित रूप से अब असम सरकार या असम पुलिस जो है वो उनके गिरफ्तारी की तलवार वो लगातार पवन खेड़ा के ऊपर लटकी हुई है। ठीक है, यानी तो मुश्किल अभी कम नहीं हुई है पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने एक आरोप जो हिमंता और उनकी पत्नी पर लगाया, वही आरोप अब पवन खेड़ा के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां 6 दिन बाद वोटिंग है, लेकिन इससे पहले इनकम टैक्स विभाग एक्शन में है। आज सुबह कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार पर इनकम टैक्स रेड हुई है। कोलकाता की रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देवाशीष कुमार के पार्टी ऑफिस पर रेड की गई है। दक्षिण कोलकाता के मनोहर पुकुर रोड पर देवाशीष कुमार के आवास पर इनकम टैक्स ऑफिसर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे। इसके साथ ही उनके चुनाव कार्यालय और मोतीलाल नेहरू रोड पर पार्टी कार्यालय पर भी दबिश दी गई। छापेमारी के वक्त देवाशीष कुमार अपने घर पर ही मौजूद थे। देवाशीष कुमार पिछले कुछ दिनों से ईडी की रडार पर भी हैं। उन्हें ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में 3 बार पूछताछ के लिए तलब भी किया था। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है। और ओंकार सरकार मेरे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, मतदान से ठीक पहले टीएमसी के एक उम्मीदवार पर यह छापेमारी होना, इनकम टैक्स का पहुंचना, कार्रवाई करना, जाहिर बात है टीएमसी से बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी, लेकिन ये मामला है क्या? देखिए, इससे पहले जैसे कि देखा गया था, देवाशीष कुमार के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 2 बार उन्हें बुलाया गया था। पहला 1 अप्रैल उन्हें बुलाकर लगातार 8 घंटे तक उन्हें पूछताछ किया गया था लैंड ग्रैबिंग के मामले पर। उसके बाद उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए 3 तारीख का समय दिया गया था। वो 3 तारीख भी पहुंचे थे। उस दिन डॉक्यूमेंट देवाशीष कुमार ने जमा किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर। और आज जैसे कि देखा गया कि इनकम टैक्स के अफसर सीधा उनके जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी कार्यालय के ऊपर छापेमारी कर रहे हैं। तो जैसे कि सुबह से अभी तक लगभग 4 से 5 घंटा बीत चुकी है। अभी तक ये जो पूरी जो कार्रवाई है, कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। उनके अलग अलग जो दफ्तर है, उस दफ्तर पे ये इनकम टैक्स की रेड छापा पड़ी है। जो बात सामने आ रही है कि सिर्फ लैंड ग्रैबिंग ही नहीं, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस भी पुराना है, जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहे हैं। तो हालांकि इस जाहिर सी बात है, तृणमूल कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने चाहते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले देवाशीष कुमार जो कि बिल्कुल ओंकार, चाहे आईटी का छापा हो, चाहे ईडी का छापा हो, चाहे सीबीआई का छापा हो, इसे टीएमसी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलती है। तो इस मसले पर भी टीएमसी ऐसी ही बातें कर रही है। मनरी, आप हमारे साथ। ममता बनर्जी लगातार सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने कल एक रैली में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को वोटिंग से पहले गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। ममता ने कहा कि बंगाल के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। তৃণমূলের কর্মীদের অ্যারেস্ট করবে, মধ্যরাতে এজেন্টদের অ্যারেস্ট করবে, মানুষকে অ্যারেস্ট করবে, গন্ডগোলের নামে এনআইএ দিয়ে কেস দেবে। দিল্লি থেকে এলো ভাই, মোটা ভাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই। দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই।
সাথে আছে এনআইএ, সব নাচছে ধেই ধেই। ওদের বলি 4 তারিখের পরে তোমাদের মুখোশ টেনে খুলে দেব, তার কারণ মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না। बंगाल में एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन और उस पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद जिन लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है, अगर उसकी अपील पर वोटिंग से 48 घंटे पहले तक फैसला आ जाता है तो वोट डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले चरण के लिए जिन अपीलों पर 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए जिन अपीलों पर 27 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा, उन वोटर्स को वोट डालने का अधिकार होगा। जिन वोटर्स की अपील का ट्रिब्यूनल निपटारा कर देगा, उन्हें वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों की अपील पेंडिंग रह जाएगी, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কুচবিহারে আমি দিন 8টা থেকে উঠেই হেলিকপ্টারেই গুড নিউজটা পেলাম। আমি বারবার করে সবাইকে বলছিলাম ধৈর্য রাখুন, অ্যাডজুডিকেশনে অ্যাপ্লাই করুন ট্রিব্যুনালে এবং টুডে অর টুমরো আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। আজকে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছেন যাদের নাম আছে ট্রিব্যুনালে, মানে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন সকলেই মোটামুটি করেছে আমার মনে হয়। তো সেখানে ফার্স্ট ফেজের ভোটার লিস্ট ওরা ডিক্লেয়ার করবে, সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট 21 তারিখে, 23 তারিখের আগে। ওটা পেয়ে গেলে আমাদের বুথের সমস্ত কর্মীদের বলবো, আমাদের লিডারদের বিভিন্ন জায়গায়, যে তারা যেন রাতের মধ্যে ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, যাতে ওরা ভোট দিতে পারে যাদের নাম বাদ দিয়েছিল। वोटर लिस्ट के मामले में जो फैसला आया है उसे तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी की बड़ी जीत बताया। इस जीत का क्रेडिट ममता को दिया। शशि पांजा ने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग वोट डाल सकेंगे। जो लोग अपील कर रहे हैं ट्राइब्यूनल में, जो लोग अपील अपने दाखिल किए हैं लेकिन उसका अंतिम जो रिजल्ट क्या है नहीं मालूम, वो लोग वोट दे सकते हैं इस बार। भविष्य में उसका क्या इंक्लूजन होगा, डिलीशन होगा, वो बाद में। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है क्योंकि लोग आतंकित थे, बहुत डरे हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता नाम निकालने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, जो डिपोर्ट, डिलीट, डिपोर्ट, हटा दो, देश से भगा दो, ये सब करेंगी। या बिहार में डिलीशन जो हुआ है, उनके राशन बंद कर दो, उनके जो बेनिफिशियरीज जो उनको मिलते थे स्कीम बंद कर दो। इस तरीके की सोच जो बीजेपी रखती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस ऑर्डर द्वारा ममता दीदी के लड़ाई को जो है मान्यता मिली है। ममता दीदी की इन कोशिशों की वजह से हम लोग एक जस्टिस, वी कैन नाउ सी जस्टिस। और अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां आईटी कंपनी के धर्मांतरण मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है। ये खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले लोकसभा में इस वक्त लगातार बहस चल रही है। डिंपल यादव कुछ बोल रही हैं, आपको सुनवाते हैं। कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था, तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और इस सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है, या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था, तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी, और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई,
क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है 2026 में, जहां अप्रैल का महीना चल रहा है, तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डीलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल गोगो हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डीलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहाँ पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है।